मैटर बने हैं मॉलिक्यूल्स से, मॉलिक्यूल्स बने हैं एटम्स से और एटम्स बने हैं वही तो पढ़ेंगे आज। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 9th केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। सो तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। जिस तरीके से एक बिल्डिंग को बनाता है ब्रिक्स, छोटे छोटे बहुत सारे ब्रिक्स मिल करके एक बिल्डिंग को बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से बहुत सारे छोटे एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके मैटर बनाते हैं। अब यहां पर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि यार एटम के अंदर क्या होता है, राइट? तो चलो सबसे पहले ना मैं क्लाइमैक्स ही बता देती हूँ कि एटम के अंदर होता है एक डेंस सेंट्रल न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ होता है नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। ठीक है, इसका मतलब एटम कुछ ऐसा दिखता है कि इसके अंदर बीच में होगा एक छोटा सा न्यूक्लियस जो डेंस होगा काफी। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं, अगर आपको एक कंपैरिजन दूं, तो ये न्यूक्लियस इतना छोटा होता है कि समझ लो कि अगर न्यूक्लियस एक टेनिस बॉल के साइज का है, अगर ये न्यूक्लियस का साइज है, तो पता है हमारा एटम का साइज कितना होगा? एक 5 किलोमीटर रेडियस का स्फीयर। तो सोचो कितना बड़ा एटम होगा जिसका इतना छोटू सा न्यूक्लियस होगा, है ना? लेकिन एक सेकेंड, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि एटम के अंदर चार्जेस होते हैं, क्योंकि अभी अभी आपने बोला नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऐसा ही बोलना चाह रही हूं कि एटम के अंदर चार्जेस होते हैं। यकीन नहीं हो रहा है तो चलो ये डेमो देखो। ये बलून क्या ये दीवार पे चिपकेगा? नॉट रियली। ये देखो, ये नहीं चिपका। लेकिन अब मैं करती हूं कुछ अलग। लेट अस सपोज कि मैं इसे इस टॉवेल में ऐसे घिसती रहूं। I rub it on the towel, या फिर अगर आप चाहो तो इसे आप अपने हेयर के साथ भी रब कर सकते हो। थोड़ा अच्छे से, थोड़ा प्यार से इसको रब करते रहो ऐसे। एंड अब ट्राई करते हैं। एंड व्हाट डू वी सी? मैजिक। अब तो ये बलून जो है ये वॉल पे स्टिक हो गया। लेट्स सी अनदर मैजिक। तो दूसरे मैजिक के लिए बच्चों मैं यूज करूंगी इस कॉम्ब का। मेरे हाथ में है एक प्लास्टिक कॉम्ब और यहाँ पर है कुछ पेपर के छोटे छोटे पीसेस, राइट? अब अगर मैं आपसे पूछूं, डू यू थिंक कि ये कॉम्ब जो है इन पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। देखो मैं इसको पास लेके जाती हूँ, कितना भी पास लेके जाऊं कुछ ना हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, अमेजिंग। अब हम क्या करेंगे, इसी कॉम्ब से मैं अपने थोड़े से बाल संवार लेती हूँ, है ना? तो जब मैं अच्छे से बाल के साथ इस कॉम्ब को रब करती हूँ तो कुछ डिफरेंट हो जाता है। अब मेरे हाथ में वही कॉम्ब है और मेरे पास वही पेपर पीसेस हैं और अब मैं इसे लेके जाती हूँ पास। एंड व्हाट डू वी सी? यार अब तो हम देख रहे हैं कि ये जो पेपर पीसेस हैं वो इसके साथ चिपक रहे हैं, इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखो कैसे लटक गए हैं बिल्कुल। इसका तो यही मतलब हुआ कि चार्जेस का चक्कर है इनसाइड एटम्स। तो चलो फटाफट से एक नजर डालते हैं एटम के हिस्ट्री पे। 500 बीसी के आसपास डेमोक्रिटस ने पहली बार इस एटम वर्ड को कॉइन किया था, जिसका मतलब होता है अनकटेबल, यानी कि जिसे हम फर्दर कट नहीं कर सकते, जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। 1805 के आसपास डाल्टन ने प्रपोज किया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके कुछ सालों के बाद अराउंड 1897 थॉमसन ने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन एंड दैट वाज रियली अ बिग डिस्कवरी। 1909 में रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया द फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट और इस तरीके से उन्होंने अपना एक नया मॉडल ऑफ एटम प्रपोज किया। उसके भी कुछ सालों के बाद बोर लेकर आए बोर्स मॉडल ऑफ एटम। फिर 1924 के अराउंड आया डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, जिसने कहा कि यार मैटर जो है इसमें तो डुअल नेचर होता है, यानी कि मैटर कभी वेव तो कभी पार्टिकल, तो इसीलिए आप सिर्फ एक ही नेचर को मान के इतनी सारी बातें नहीं कर सकते हो। तो इसके बाद फिर कुछ सालों के बाद आया श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन एंड देन वी हैड द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और फाइनली फिर 1932 में शैडविक ने खोज निकाला न्यूट्रॉन को। तो इसी तरीके से कई सालों तक चलती रही एटम के ऊपर स्टडी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम मेजरली डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। किस तरीके से शुरुआत में जैसे डाल्टन अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर
लेकर आए, डाल्टन अपना एटॉमिक मॉडल लेकर आए, फिर रदरफोर्ड आए, फिर बोर आए। तो ये वाली जो कहानी है, ये कहानी सुनेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो 1808 के आसपास आया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी ने ये बताया कि मैटर कंसिस्ट करते हैं ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, यानी कि एटम्स जो हैं ये इनडिविजिबल होते हैं, इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इस थ्योरी ने ये भी बताया कि किसी भी एक गिवन एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो उन सारों की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, इन द सेंस कि उन सब का मास सिमिलर होता है। लेकिन जहां हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की बात करते हैं तो दे हैव डिफरेंट मासेस। इस थ्योरी ने यह भी कहा कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो, तब बनते हैं कंपाउंड्स। साथ ही इस थ्योरी ने यह भी बताया कि जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उस दौरान जो होता है दैट इज जस्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, यानी कि कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो नए एटम्स क्रिएट होते हैं और ना ही पुराने एटम्स डिस्ट्रॉय होते हैं। होता क्या है, सिर्फ एटम्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंज हो जाता है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कई चीजें एक्सप्लेन कर पाई थी, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये एक्सप्लेन कर पाई थी, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को भी ये एक्सप्लेन कर पाई थी, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी ये एक्सप्लेन कर पाई थी। लेकिन इसमें एक मेजर लिमिटेशन भी रह गई थी। जैसे कि ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी ने बोला था कि यार जो एटम्स हैं वो इनडिविजिबल है, यानी कि इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, विच टर्न्ड आउट टू बी रॉन्ग, क्योंकि हमने देखा आने वाले समय में सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके थे, यानी कि एटम्स के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स थे। जैसे कि हम सभी को पता ही है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे क्या है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो यानी कि ये कहना गलत था कि एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे मॉडल्स प्रपोज होते रहे। मॉडल्स मतलब मॉडलिंग करने वाले मॉडल नहीं, एटम का मॉडल, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, राइट। तो ऐसा ही एक मॉडल प्रपोज किया था थॉमसन ने, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसके कुछ लिमिटेशंस थे, जिसकी वजह से उसके बाद आया रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, उसके लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए आया बोर्स मॉडल ऑफ एटम, एंड फाइनली उसके बाद आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो आज इस वीडियो के अंदर ये शुरू के तीनों जो मॉडल्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि उन मॉडल्स के पोस्टुलेट्स क्या थे, वो मॉडल क्या कहते थे और उनकी लिमिटेशंस क्या थी। तो आया इसके बाद थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन ने बताया कि भाई एटम जो है ये स्फेरिकल शेप का है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसी स्फेयर के अंदर एम्बेडेड है। एम्बेडेड है बोले तो ऐसे बैठे हुए हैं इसी स्फेयर के अंदर, ठीक है। मतलब लेट्स टॉक अबाउट द तरबूज, वाटरमेलन देखा है, वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स होते हैं वो सीड्स उसमें एम्बेडेड होते हैं, उसके अंदर 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 फैल के बैठे होते हैं, राइट। या फिर अगर पुडिंग कभी आपने खाया हो तो पुडिंग के अंदर देखा होगा जो किशमिश होता है वो एक जगह सारी किशमिश नहीं होती, किशमिश पुडिंग के अंदर थ्रू आउट ऐसे ऐसे एम्बेडेड होता है, राइट। तो चूंकि कुछ इस तरीके का मॉडल प्रपोज किया था थॉमसन ने, इसीलिए थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को कई बार प्लम पुडिंग मॉडल या फिर रेजिन पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। अब इस मॉडल की खास बात तो ये थी, मतलब इसका जो पॉजिटिव साइड था वो ये था कि इट कुड एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, कि भाई एटम जो न्यूट्रल होता है इस बात को ये एक्सप्लेन कर पाया था, क्योंकि इस मॉडल ने बताया था कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है जिसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, तो पॉजिटिव नेगेटिव इसको न्यूट्रल बना देता है। बट इस मॉडल का फ्लिप साइड ये था कि जिस तरह का अरेंजमेंट इस मॉडल ने बताया था, एक्चुअली में रियलिटी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटम में वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। थॉमसन मॉडल के कुछ सालों के बाद आया रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। जैसे ही हम रदरफोर्ड्स मॉडल को डिस्कस करना शुरू करेंगे तो आप देखोगे कि एक नया टर्म आ जाएगा, दैट इज अल्फा पार्टिकल, और आप सोचोगे कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, राइट। तो इससे पहले कि आप इतना सोचो, हम पहले ही एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें एक खास प्रॉपर्टी होती है दैट दे एमिट रेडिएशंस, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, और इस तरह के एलिमेंट्स को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये जो रेडिएशंस ये एमिट करते हैं ये भी 3 टाइप के होते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज। अल्फा पार्टिकल ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, बीटा पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तरह, और गामा रेज जो है इनमें पार्टिकल्स नहीं होता, ये रेडिएशंस होते हैं, ये बेसिकली हाई एनर्जी रेडिएशंस होते हैं।
तो अगर तीनों को कंपेयर किया जाए तो अल्फा पार्टिकल्स का जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है ये सबसे कम होता है। पेनिट्रेटिंग पावर मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पेनिट्रेट कर जाने का पावर, घुस जाने का पावर सबसे कम होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम अल्फा बीटा गामा के डिटेल में नहीं घुसेंगे। अभी हम कौन सी चीज डिटेल में देखेंगे, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो भाई रदरफोर्ड जी को अपना एक्सपेरिमेंट करना था और एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्हें एक सेटअप चाहिए था। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसा था। तो सबसे पहले चीज जो रदरफोर्ड ने ली थी वो था अल्फा पार्टिकल्स। जैसा कि हमने अभी अभी देखा, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस होते हैं। तो इनका एटॉमिक मास होता है 4 यूनिट्स। इसका मतलब इनके पास डिसेंट मास होता है। तो अगर ये बहुत तेजी से मूव करते हैं, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, उनमें कंसीडरेबली गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, क्योंकि मास भी अच्छा खासा है, भाग भी तेजी से रहे हैं, तो उनके पास अच्छी खासी एनर्जी होती है। ठीक है, ओके, तो अल्फा पार्टिकल ले लिया। अब भाई सोचने वाली बात है, अल्फा पार्टिकल्स आसमान से तो नहीं टपकेंगे, इसके लिए हमें चाहिए होगा एक रेडियो एक्टिव सोर्स। एग्जैक्टली, अभी अभी तो देखा हमने कि रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, रेडियो एक्टिव सोर्स से आते हैं अल्फा पार्टिकल्स, राइट। तो उन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सोर्स ले लिया, उस सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। ओके, दूसरी चीज उन्होंने क्या ली, दूसरी चीज उन्होंने ली एक थिन लेयर ऑफ गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल ले लिया जो कि बहुत ही थिन हो, मतलब एज थिन एज पॉसिबल। मतलब इनफैक्ट अगर उस एक्सपेरिमेंट की डेटा की बात करें तो इट वाज ऑलमोस्ट 1000 एटम्स थिक। तो समझ रहे हो ना, एटम का साइज तो पता ही है भाई कितना छोटा होता है। तो उतनी उतनी पतली सी एक गोल्ड फॉइल ले ली। ओके, तीसरी चीज उन्होंने क्या ली, उन्होंने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन ली। तो जैसे अगर सेटअप पे ध्यान दो तो देखो एक राउंड शेप में एक स्क्रीन दिख रही है, तो एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन ले ली। तो आइडिया क्या था, आइडिया उनका कुछ यूं था कि जो रेडियो एक्टिव सोर्स है वहां से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, गोल्ड फॉइल के थ्रू पास होंगे। ठीक है, अब गोल्ड फॉइल में क्या है, गोल्ड एटम, गोल्ड एटम के अंदर कुछ सब पार्टिकल्स हैं। वही तो हमारा मेन एजेंडा है, ये जानना कि एटम के अंदर होता क्या है। तो लेट्स से एटम के अंदर जो भी सब पार्टिकल्स हैं उनके साथ टकरा के ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये डिफ्लेक्ट होंगे। अब ये डिफ्लेक्ट होके किधर जा रहे हैं वो हमें कौन बताएगा, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन, राइट, क्योंकि जहां भी अल्फा पार्टिकल्स पहुंचेंगे हमें फ्लोरेसेंट स्क्रीन में वो मार्क इंडिकेट करेगा, है ना। तो ये जो था ओवरऑल सेटअप था। हालांकि रदरफोर्ड जी को ये बात पता थी कि भाई ये जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स है ना, इनका मास काफी ज्यादा है कंपेयर टू द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब गोल्ड एटम के अंदर जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे उनके मुकाबले अल्फा पार्टिकल्स का मास काफी ज्यादा है, और इसी वजह से उनको ये एक्सपेक्टेड था कि शायद उन्हें बहुत लार्ज डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। बट लेट्स सी एक्सपेरिमेंट ने क्या दिखाया। तो भाई रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट का सेटअप तो कर लिया, तो चलो अब देखें कि ऑब्जर्वेशंस क्या कह रही थी। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडिफ्लेक्टेड। मतलब अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट ही नहीं किए यार, वो जैसे निकले थे वैसे के वैसे ही चले गए, पार हो गए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि यानी कि एटम के अंदर अधिकतर जगह जो है वो एम्प्टी है, कोई है ही नहीं वहां पे, कोई सब पार्टिकल वगैरह कुछ भी है ही नहीं जो इस अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर सके, राइट। यही प्रूव हुआ पहले पॉइंट से। ओके, दूसरा ऑब्जर्वेशन का पॉइंट ये था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। मतलब अगर वो ऐसे जा रहे थे तो वो ऐसे हो गए, या फिर अगर वो ऐसे जा रहे थे तो ऐसे हो गए। तो ये डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, इसका ये मतलब है कि कोई तो उसके अंदर बैठा हुआ है वहां पे जो इसे रिपेल कर रहा है, राइट। अब हमें क्या पता है अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, कौन उसे रिपेल कर सकता है, कोई पॉजिटिव चार्ज चीज ही उसे रिपेल कर सकती है। इसका मतलब कि एटम के अंदर, राइट, पॉजिटिवली चार्ज कोई एक चीज है जो बहुत छोटी सी है, राइट। मतलब पूरे एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज कुछ नहीं है, क्योंकि अगर पूरे एटम के अंदर होता तो फिर इतने सारे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड तो नहीं जाते। क्योंकि मोस्ट ऑफ देम अनडिफ्लेक्टेड गए, इसका मतलब अधिकतर जगह अंदर खाली है, छोटे से जगह पे कौन है, पॉजिटिवली चार्ज कोई चीज बैठी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये था कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, बाउंस्ड बैक, मतलब जैसे वो गए थे बिल्कुल वैसे के वैसे रिटर्न आ गए यार। एकदम वैसे के वैसे रिटर्न कब आ सकते हैं, जब वो किसी बहुत ही हेवी ऑब्जेक्ट से टकराए, जब कोई वो अपने जैसा यानी कि पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट जो काफी डेंस हो, ऐसे किसी चीज से टकराए, तब उसके कहीं से भी निकल पाने की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। तो वैसे केस में वो पूरा सीधा यू टर्न मार के वापिस आएगा, तो यानी कि रीबाउंड होगा।
ठीक है। तो इस तीसरे ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला कि यार ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली जो चीज है ना एटम के अंदर, जिसका साइज बहुत छोटा है, वो काफी डेंस भी है। ठीक है। तो कुल मिला के इन तीनों ऑब्जर्वेशन से हमें यह पता चला कि भाई एटम के अंदर का अधिकतर स्पेस खाली है, लेकिन एटम के बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड छोटा सा डेंस सा एक चीज बैठा हुआ है जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियस। तो बच्चों इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के साथ हमारे सामने आया रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम ये कहता था कि एटम के अंदर उसका सारा पॉजिटिव चार्ज, मतलब एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और एटम का मोस्ट ऑफ द मास लोकेटेड होता है एक छोटे से डेंस से रीजन में जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है। दूसरा, रदरफोर्ड्स मॉडल ने यह कहा कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस जो सेंटर पे बैठा है, इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इनफैक्ट उन्होंने इसका कंपैरिजन कुछ कुछ सोलर सिस्टम से दिया कि जिस तरह सोलर सिस्टम में क्या होता है, बीच में एक सन है और सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, ठीक उसी तरीके से रदरफोर्ड्स मॉडल ने कहा कि बीच में एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स। रदरफोर्ड ने यह भी कहा कि ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ये दोनों के बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये दोनों अपने अपने जगह में बने रहते हैं। क्योंकि आप सोच सकते हो ना कि भाई नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो इसे तो न्यूक्लियस में आ गिरना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और एक दूसरे में कोलैप्स कर जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रदरफोर्ड ने ये बोला कि भाई दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है वही इन दोनों को एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में बांध के रखता है। ये जो भी बातें मैं बता रही हूं ऐसा नहीं है कि दिस इज द रियलिटी, ये वो बातें हैं जो रदरफोर्ड ने बताई थी अपने मॉडल ऑफ एटम में। अब रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल था तो बहुत ही बढ़िया, बट इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस रह गई थी। जैसे सबसे पहला लिमिटेशन तो ये था कि ये मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, राइट। अब रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बता तो दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ऑर्बिट्स में मूव करेंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है। बट हमने मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में क्या पढ़ा था, कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर एक्सेलरेट कर दिया जाए तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, अगर इलेक्ट्रॉन यूं ऑर्बिट्स में घूम रहा है तो क्या होगा, ये भी रेडिएशन एमिट करना चाहिए। अगर ये रेडिएशन एमिट करेगा तो क्या होगा, इसका जो रेडियस है वो धीरे 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 कम होता जाएगा, मतलब इसका कैसा टाइप का पाथ हो जाएगा, एक स्पाइरल पाथ हो जाएगा। यानी कि यूं शुरू किया होगा घूमना, धीरे 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 इसका रेडियस कम होते होते फाइनली कहाँ गिर आएगा, ये गिर जाएगा न्यूक्लियस पे, राइट। तो अगर ये गिर ही जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे तो क्या वो एटम स्टेबल होगा, नहीं होगा। बट क्या ऐसा होता है सच में, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ तो गड़बड़ था। इतना ही नहीं, रदरफोर्ड का जो मॉडल था इट डज नॉट टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मतलब एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रिलेटिव एनर्जीज कितना है, उनके पोजीशंस क्या है, इसके बारे में डिटेल में रदरफोर्ड का मॉडल डिस्कस नहीं करता है। रदरफोर्ड का मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द डुअल नेचर ऑफ मैटर, बट रदरफोर्ड का जो ये मॉडल था ये वेव नेचर के बारे में कोई बात नहीं करता है। इतना ही नहीं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एटॉमिक स्पेक्ट्रल एमिशन लाइंस के बारे में भी रदरफोर्ड का मॉडल कुछ बता नहीं पाता है। अब आप पूछोगे कि मैम ये एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होते हैं, इसको अभी हम करेंगे डिटेल में डिस्कस। बट कुल मिला के कहानी कुछ यूं है कि भाई रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी जो है ये इसके भी कुछ लिमिटेशंस रह गए थे। अब इन लिमिटेशंस को ओवर करने के लिए आया था नेक्स्ट मॉडल जो कि है बोह्र्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट को अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, ऑब्वियस सी बात है यार, क्योंकि हम अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ पे स्कैटर करा रहे हैं, है ना। ओके, अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है। लेट अस सपोज, जस्ट सपोज करो कि अगर गोल्ड फॉइल की बजाय किसी और मेटल का फॉइल हमने लिया होता तो इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन में क्या चेंज आता। वेल, कुछ खास चेंज नहीं आता। क्यों, चाहे गोल्ड हो या कोई और मेटल हो, सभी के एटम के अंदर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट रिमेन्स द सेम। एटम के अंदर सभी का एक सेंटर में डेंस स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस होता है, और चूंकि ऐसा होता है इसीलिए इन ऑब्जर्वेशंस में हमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के लिमिटेशंस को दूर करने के लिए आ गया था अगला मॉडल ऑफ एटम जिसे कहा जाता है बोह्र्स मॉडल ऑफ एटम, जिसे दिया था
था नील्स बोहर नाम के एक साइंटिस्ट ने। तो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम का जो मेन एजेंडा था, राइट, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा होता है, वैसे बोहर्स मॉडल का जो मेन जो फोकस था वो इस बात पे था कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते हैं वो रैंडमली किसी भी ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में ही मूव कर सकते हैं, राइट। बोलने का मतलब है कि लेट अस सपोज कि आप एक पर्टिकुलर कॉलोनी में रहते हो। अब वो कॉलोनी इस तरीके से डिजाइन की गई है कि उसमें स्ट्रीट्स बने हुए हैं, स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपका जो घर है वो या तो स्ट्रीट नंबर 1 में हो सकता है, या तो स्ट्रीट नंबर 2 में हो सकता है, या तो स्ट्रीट नंबर 3 में हो सकता है, बट 1 और 2 के बीच में कहीं पे आपका घर नहीं हो सकता है। स्ट्रीट नंबर 1 और स्ट्रीट नंबर 2 के बीच में आपके घर होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहां पे जगह ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप कहाँ पे घर बना सकते हो इस कॉलोनी में, या तो स्ट्रीट नंबर 1, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4, यानी कि कुछ स्पेसिफिक जगहों पे ही आप अपना घर बना सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स या फिर कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ठीक है। जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अंदर है, ठीक है, तब तक वो ना तो एनर्जी गेन कर रहा है, ना ही वो एनर्जी लूज कर रहा है। यानी कि जब तक आप अपने स्ट्रीट में हो, आप कुछ भी करो, खाओ पियो मौज करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप एक स्ट्रीट से दूसरे स्ट्रीट में जाते हो तो क्या होता है, आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, राइट। यहाँ से वहाँ जाना है तो कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, या तो चल के जाओ, या फिर ऑटो वाले को पैसे दो, या रिक्शा वाले को पैसे दो, राइट। तो कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, राइट। अब जैसे लोअर ऑर्बिट से अगर हायर ऑर्बिट में जाता है तो उसे एनर्जी गेन करना पड़ता है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में अगर आता है तो वो एनर्जी लूज करता है। यानी कि जब वो एक ऑर्बिट में ही रहता है तब तो वो आराम से मस्त रहता है, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तब या तो उसे एनर्जी गेन या एनर्जी लूज करना पड़ता है, बेस्ड ऑन वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। कुल मिला के कहानी क्या हुई, कहानी ये हुई कि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रिवॉल्व करते हैं इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, इन सम स्पेसिफिक अलाउड ऑर्बिट्स, और जब वो अपने एक ही डिस्क्रीट ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं उस दौरान दे डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। तो चलो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, ये देखो, बीच में जो सेंटर है दैट इज द न्यूक्लियस, जो कि छोटा सा न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, उसके चारों तरफ जो सर्कल्स बने हुए हैं दे डिनोट द एनर्जी ऑर्बिट्स या फिर एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो इन्हें हम डिनोट कैसे करते हैं, इन्हें हम डिनोट करते हैं विथ कैपिटल लेटर्स KLMN या फिर विथ नंबर्स 1 2 3 4। तो K का मतलब है जो हमारा फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिट है कॉरस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 1। L का मतलब है हमारा सेकेंड एनर्जी ऑर्बिट विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन ऑर्बिट्स में ही रह सकते हैं। तो देखो K और L ऑर्बिट के बीच में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में ही रह सकता है। सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक उसी तरीके से बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की भी अपनी लिमिटेशन थी। हालांकि हम अपने सीनियर क्लासेस में देखेंगे कि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ने काफी हद तक एटलीस्ट हाइड्रोजन के एटम को तो बहुत ही ढंग से एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन जैसे ही हम हाइड्रोजन के बियॉन्ड मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की बात करने लगे जहां पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वहां पर बोहर्स मॉडल ऑफ एटम चीजों को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, विथ टाइम एक नया कॉन्सेप्ट आया विच वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर, जो ये कहता था कि यार इलेक्ट्रॉन जो है ना ये कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो कभी वेव की तरह बिहेव करता है। Now that was a new concept। हालांकि इसके बारे में हम इस लेवल पे नहीं पढ़ेंगे हमारे हायर क्लासेस में, लेकिन बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जो है इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे कि डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, इन चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बच्चों यहाँ तक जितने भी एटॉमिक मॉडल्स आए उससे इतना तो पता चल गया था, एटम के अंदर बीच में एक छोटा सा डेंस सा पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ घूमता है नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब बारी थी न्यूक्लियस के अंदर झांकने की, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है,
ठीक है। दूसरा एक सब एटॉमिक पार्टिकल और होता है जिसका नाम है न्यूट्रॉन, जिसे पहली बार डिस्कवर किया गया था 1932 में बाय शैडविक। न्यूट्रॉन की खास बात ये थी कि न्यूट्रॉन वाज चार्जलेस, न्यूट्रॉन में चार्ज जीरो था, कोई चार्ज नहीं था, ना ही पॉजिटिवली चार्ज ना ही नेगेटिवली चार्ज, यानी कि न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल था। देखो नाम से याद रहेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, ठीक है, ओके। और अगर बात करें इसके मास की, तो न्यूट्रॉन का मास उतना ही था जितना मास प्रोटॉन का था, ठीक है। यानी कि अब अगर हम कहानी को पूरी तरह से देखें तो एक एटम के अंदर उसका मोस्ट ऑफ द मास कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस में। ये तो हमें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ही पता चल गया था, ठीक है। अब न्यूक्लियस का मास कहां से आएगा, मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ द न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दो ही चीजें तो है ना, ठीक है। न्यूट्रॉन को जनरली हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर n से, प्रोटॉन को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर p से, इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर e से, ठीक है। न्यूट्रॉन की अगर चर्चा करें तो यहाँ पर एक और खास बात है कि एक्सेप्शन है, एक ऐसा एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसके अंदर न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। पता है वो कौन है, हाइड्रोजन, यस, द पहला एलिमेंट। तो हाइड्रोजन एक लौता ऐसा एलिमेंट है जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, दैट्स इट, कोई न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, ठीक है, ओके। तो कुल मिला के बच्चों अब हमें क्या पता चला कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों सिचुएटेड होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर घूमता रहता है इन ऑर्बिट्स। चलो कहानी यहाँ तक तो आगे बढ़ी है, अब जानना ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एक एटम्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट शेल्स। ये जो अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिल होते हैं, किस तरीके से ऑक्यूपाई होते हैं, ये पहली बार बताया था बोर एंड बरी ने। तो चलो अब ये देखते हैं कि ये जो अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, इसमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे रहते हैं, ठीक है। तो एकदम बहुत सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना है, ओके। 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पे ये है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय 2n²। इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। मतलब हम जिस भी शेल की बात कर रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पे बहुत सारे गोले बने हुए हैं, व्हाट डू दे रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट्स। जैसे देखो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए देखो जो बीच का सेंटर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ एक ही इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है, ये देखो एक ब्लैक डॉट से डिनोट किया हुआ है, ठीक है, ओके। अब अगर बात करें हीलियम की, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, यानी कि हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, इसीलिए देखो ये जो ग्रीन सेंटर है दैट इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बट यहाँ पर आप देखो एक ही ऑर्बिट में दोनों इलेक्ट्रॉन है, देखो एक ही ऑर्बिट में 2 डॉट्स है ना, दैट इज द स्टोरी ऑफ हीलियम। आगे बढ़ते हैं अगर लिथियम की तरफ, तो लिथियम के केस में क्या हो रहा है, इसका 3 एटॉमिक नंबर है, यानी कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसा ही हो सकता है ना कि भाई लिथियम के चारों तरफ जो एक ऑर्बिट है उसी में तीनों इलेक्ट्रॉन हो, बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है, देखो ध्यान से देखो इसे, यहाँ पर इसमें 2 पहले वाले सर्कल में, तो लिथियम को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा से बड़ा करके बना के आपको दिखाऊं, तो अगर ये उसका न्यूक्लियस है, तो ये मैं कहानी बता रही हूँ किसकी, लिथियम की। लिथियम के केस में क्या होता है, जो पहला ऑर्बिट होता है उसमें होता है 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाहर एक और ऑर्बिट है जिसमें होता है 1 इलेक्ट्रॉन। भाई ऐसा क्यों, इसी को तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। यही इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताएगा कि भाई कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जान लो ये फॉर्मूला 2n², ये बताता है कि भाई अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं जहाँ पे n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब उस ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 × 1² यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। अगर हम n = 2 ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 × 2² बोले तो 8। उसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं n = 3 की, तो उस वाले ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं, 2 × 3⁻², यानी कि 18,
ठीक है। अब ये जो n की वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रहा है? शेल। n इज इक्वल टू 1 कॉरेस्पॉन्ड्स टू k शेल, n इज इक्वल टू 2 कॉरेस्पॉन्ड्स टू l शेल, n इज इक्वल टू 3 कॉरेस्पॉन्ड्स टू m शेल एंड सो ऑन। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी बातें क्लियर होंगी। तो ये बात समझ में आई कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं वो कौन बताता है? वो बताता है 2n²। अब दूसरे बात पे आते हैं। maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8। ये हमारी दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है उसमें हमेशा ये याद रखना है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें जा सकता है वो कितना है? वो है 8। ठीक है, ये हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी। तीसरी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट बात ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। यानी कि कोई भी किसी भी एलिमेंट का एग्जाम्पल ले लो, ये जो रिंग्स आप बने हुए देख रहे हो ना, इन रिंग्स में इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है वो कैसे होती है? अंदर वाला शेल पहले फिल होगा, फिर उसके बाहर वाला, फिर उसके बाहर वाला, फिर उसके बाहर वाला एंड सो ऑन। जिस तरह से जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो पहले आप क्लास 1 में पास होते हो तो आप क्लास 2 में जाते हो, 2 में पास होते हो तो 3 में जाते हो, 3 में पास होते हो तो 4 में जाते हो। ऐसा तो होता नहीं कि भाई क्लास 1 से सीधे आप क्लास 5 में चले गए। होता है क्या? नहीं होता है, राइट। तो वैसी कहानी इनकी भी है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं? एक के बाद एक, इनर शेल्स एक के बाद एक ऑर्डर में फिल होते रहते हैं एंड दैट्स हाउ द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैपेंस। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हुई। ये 3 बातें अगर क्लियर हो गई हैं तो अभी अगले स्लाइड में हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे, हमारे जो एलिमेंट्स है बेसिकली उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे और उससे आपको और क्लियर होगा कि इसे यूज कैसे करते हैं। तो चलो, यहाँ पर हमें एक लिस्ट दिख रही है जहाँ पर हमारे सारे एलिमेंट्स हैं, नॉट सारे बट एटलीस्ट शुरू के करीब 18 एलिमेंट्स हैं, राइट। तो अगर एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में देखें तो शुरुआत होती है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिस्टेड हैं। और बता दूं, वैसे आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने एटॉमिक नंबर के बेसिस पर एटलीस्ट शुरू के 30-40 एलिमेंट्स तो याद कर ही लिए होंगे। नहीं याद किया है तो याद कर लो। अगर मेमोरी टिप चाहिए, पीरियोडिक टेबल सॉन्ग वाला वीडियो देख सकते हो, उससे आप शुरू के कुछ एलिमेंट्स याद कर सकते हो। ठीक है, याद रहेगा तो थोड़ी आसानी रहेगी, बिकॉज इफ यू डोंट मेमोराइज एटलीस्ट 30-40 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री। ठीक है ना। चलो, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले तो ना हम शेल्स लिख लेते हैं ऐसे करके, KLMN। अब हम सबके लिए इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते चलेंगे। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? सिर्फ एक। तो जाहिर सी बात है कि ये K में ही जाएगा क्योंकि इनर शेल सबसे पहले फिल होगा। ओके, अब बात करते हैं हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होते हैं। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? इसी में जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक कैच है। हीलियम के बारे में एक और खास बात बता दूं कि हीलियम एक लौता ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब ये इसका आउटर मोस्ट शेल है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन को लेके ये स्टेबल है, ये खुश है। इसे ना तो और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ना इसे किसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आमतौर पर हम कहते हैं कि भाई वो एलिमेंट्स स्टेबल होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इस बात का एकलौता एक्सेप्शन है हीलियम जिसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके बाद चलते हैं लिथियम पे। लिथियम में है टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स, बट इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाली है बताओ? K शेल में 3 डाल दे? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि K शेल का मतलब ही है K शेल कॉरेस्पॉन्ड्स टू N इज इक्वल टू 1। N इज इक्वल टू 1 मतलब K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं? 2n², 2 इंटू 1² यानी कि 2। तो K में तो भाई हम 2 ही डाल सकते हैं, 2 के ज़्यादा हम डाल नहीं सकते। बट लिथियम के केस में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चला जाएगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2-1। क्लियर? ओके, अब बात करेंगे बेरिलियम की। बेरिलियम में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, उसके केस में भी K में तो 2 ही जाएगा, बचा 2 और, तो वो 2 L में चला जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर बात करें बोरॉन की, बोरॉन में होते हैं टोटल 5, फर्स्ट वाले में 2 ही जाएगा, बाकी 3 चले जाएंगे इसमें। अब आप पूछोगे L में 3 क्यों डाल दिया? क्योंकि L में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? L कॉरेस्पॉन्ड्स टू N इज इक्वल टू 2।
तो 2n², 2 इंटू 2² यानी कि 8 तक इलेक्ट्रॉन्स L में जा सकते हैं, तो इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 3। कूल। अब चलेंगे कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, तो ये हो जाएगा 2 4। उसी तरह से अगर बात करें नाइट्रोजन की तो ये हो जाएगा 2 5, बात करें ऑक्सीजन की तो हो जाएगा 2 6, अगर हम बात करें फ्लोरीन की तो ये हो जाएगा 2 7, अगर बात करें हम नियॉन की तो ये हो जाएगा 2 8। अब यहाँ पर एक खास चीज नोटिस करो, नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8, यानी कि फुल्ली फिल्ड यानी कि स्टेबल, और इसी वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है? ये शो करता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फुल्ली फिल्ड, इससे ज्यादा इसमें एनीवेज नहीं हो सकते हैं। करेक्ट। तो ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए नियॉन एक नोबल गैस है जो कि इनएक्टिव होता है, जो दूसरों के साथ इतना रिएक्ट नहीं करता है, इनर्ट गैस होता है। ठीक है, नियॉन से भी आगे बढ़ेंगे तो अगला है सोडियम। सोडियम का टोटल एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 11, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें तो 2, इसमें तो 8, क्योंकि भाई 8 से ज्यादा इसमें जा नहीं सकते, तो एक और जो बचा वो M में चला जाएगा, तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 1। सोडियम के बाद बारी है मैग्नीशियम की, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 2, और उसके बाद हमारी कहानी वापस से इसी फॉर्मेट में चलती रहेगी। तो इससे समझ में आया अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम डिसाइड कैसे करते हैं। जैसे ही हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, यहाँ पर आ जाता है एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी बताता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। देखो भाई, केमिस्ट्री की ये शुरुआत हो रही है, अभी तो बस हम एटम के बारे में जानना शुरू किए हैं। हम नोटिस क्या करते हैं कि ये जो इतने जो कंपाउंड्स होते हैं कैसे बनते हैं? जब दो एलिमेंट साथ में कंबाइन होते हैं। अब दो एलिमेंट साथ में कंबाइन होते क्यों हैं? खुद सोच के देखो। अब दो बच्चों की दोस्ती क्यों होती है? जब या तो उन दोनों बच्चों के नेचर में कुछ ऐसा हो जो एक दूसरे को पसंद आए, या फिर दोनों के पास कुछ ऐसा हो जो जिससे दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो। सो ऐसे सिचुएशंस में दोनों की दोस्ती होती है। ठीक उसी तरीके से जो दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स भी साथ में तभी मिलेंगे जब उन दोनों एलिमेंट्स के पास कुछ ऐसा हो जिससे सामने वाले को कुछ बेनिफिट हो, कुछ फायदा हो, दोनों को साथ में मजा आए। राइट। तो वैलेंसी जो है ये बताता है किसी भी एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, मतलब किसी भी एलिमेंट के पास ऐसा क्या है जिससे वो सामने वाले के साथ कंबाइन हो सके। ठीक है, बोलने का मतलब जैसे अभी अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, हमें यह पता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारा आउटर मोस्ट शेल होता है ना, जो एकदम वैलेंस शेल होता है, सबसे बाहर वाला शेल, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स फुल्ली फिल्ड है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें अट सकते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसमें हैं। ठीक है, अगर वैसी सिचुएशन है तो यानी कि वो एलिमेंट मेरा स्टेबल है, उसे अब उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल स्टेबल स्टेट में है। बोलने का मतलब है जो आउटर मोस्ट शेल है, जब वो फुल्ली फिल्ड होता है या फिर हाफ फिल्ड होता है, तब वो बहुत स्टेबल होता है, और सब लोग स्टेबिलिटी चाहता है कि नहीं? सभी स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब जो स्टेबल है भाई, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारेगा। अगर मैं ऑलरेडी स्टेबल हूं, मैं थोड़ी ना एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा या एक इलेक्ट्रॉन ले लूंगा खुद को अनस्टेबल करने के लिए। इतना बड़ा बेवकूफ तो कोई नहीं होता, राइट? तो इसीलिए जो ऑलरेडी स्टेबल है वो दूसरों के साथ कंबाइन करने जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसे ना तो इलेक्ट्रॉन देना है ना ही इलेक्ट्रॉन लेना है। करेक्ट। तो यानी कि उसकी क्या हो जाएगी, यानी कि उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम होगी, उसको कंबाइन करने का मन ही नहीं है यार। यानी कि जिसका आउटर मोस्ट शेल फुल्ली फिल्ड है, राइट, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। उसकी वैलेंसी जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो जीरो इलेक्ट्रॉन लेगा, जीरो इलेक्ट्रॉन देगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड है और वो हैप्पी है, वो खुश है, वो स्टेबल है। ठीक है, बट ऐसा सिचुएशन सबके साथ नहीं होगा। कईयों के साथ ऐसा होगा कि उसके बाहर वाले शेल में एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, अगर वो उन इलेक्ट्रॉन को दे देगा तब वो ज्यादा स्टेबल होगा, तब वो उस केस में वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। कुछ ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन अगर ले लेंगे तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, राइट? तो अब कितने इलेक्ट्रॉन देने पे या कितने इलेक्ट्रॉन लेने पे कोई किसी के साथ कंबाइन हो सकता है, वो नंबर बताता है वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। बात समझ में आई? नॉट एग्जैक्टली, राइट?
एग्जाम्पल, अभी जैसे अगर मैं बात करूं हमारे नोबल गैसेस की, जो कि बिल्कुल नोबल है, बिल्कुल जेंटलमैन है, वो किसी को तंग नहीं करते, किसी से रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए उन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारे। अब इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे अगर फोकस करो तो देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, और वही मैक्सिमम है, यानी कि वो फुल्ली फिल्ड है। तो ये जो नोबल गैसेस है ना, इनकी कोई इच्छा ही नहीं है अब किसी और के साथ कंबाइन करने की, इसीलिए ये इनर्ट गैसेस होते हैं। इनर्ट है मतलब ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं, इनको किसी से कुछ मतलब नहीं है, राइट। तो ये हो गए हमारे नोबल गैसेस। तो यानी कि इनकी वैलेंसी क्या हो गई, इनकी वैलेंसी हो गई अंडा, यानी कि 0, इनकी वैलेंसी 0 है, ठीक है। वहीं अगर हम कुछ दूसरे एलिमेंट्स की बात करें, जैसे लेट्स टॉक अबाउट लिथियम। अगर लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो क्या है, 2 1, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। अब ये एक जो है ना तो फुल्ली फिल्ड है, नहीं है, तो ये क्या कर सकता है, या तो ये इस एक इलेक्ट्रॉन को दे दे किसी को, अगर ये दे देगा तो इसके पास बचेगा सिर्फ 2, और हमें क्या पता है आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 हो तभी भी वो स्टेबल स्टेट होता है, तो ये बेचारा स्टेबल हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये दे देगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। क्योंकि इस 1 इलेक्ट्रॉन के देने से ये स्टेबल होगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन कर रहा है इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी दूसरों के साथ, क्योंकि जो भी ये दूसरों के साथ कंबाइन करेगा वो इस एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही कंबाइन करेगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, ढेर सारे और एलिमेंट्स की वैलेंसी खुद डिटरमाइन करके देखते हैं, ताकि वैलेंसी का कॉन्सेप्ट हो जाए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। वापस से मैं आ गई हूँ उसी लिस्ट के साथ, और अब हम डिटरमाइन करेंगे इन एलिमेंट्स की वैलेंसीज। तो रैंडमली कुछ एलिमेंट्स की बात करेंगे और देखेंगे कि इनकी वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है ये तो हमने सीख लिया है, राइट। KLMN शेल में हम कैसे डालते हैं वो हमने ऑलरेडी सीख लिया है। अब रैंडमली एलिमेंट्स उठाते हैं। लेट अस से वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखो, K में 1 इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट, ठीक है। वैलेंसी मैंने क्या बोला था, कंबाइनिंग कैपेसिटी। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन स्टेबल होने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, आइडियली 8, नहीं तो 2 होने से भी चलेगा, क्योंकि हीलियम के केस में हमें पता है अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है तो भी स्टेबल होता है। तो यानी कि हाइड्रोजन या तो एक और इलेक्ट्रॉन अगर ले ले तो इसका फुल्ली फिल्ड हो जाएगा स्टेट, राइट। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के केस में अगर मैं वैलेंसी की बात करूं तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। यानी कि या तो इसे एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या फिर इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो उसे भी दे दे, है ना। अगर बात करें हीलियम की, तो इसमें कितने हैं, इसमें ऑलरेडी इसके पास बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये ऑलरेडी स्टेबल स्टेट में है। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, इट इज लाइक इसे जो चाहिए था वो इसके पास है, तो उसे अब किसी की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो वो सोचता है कि यार मुझे जो चाहिए वो तो मेरे पास है, तो मुझे किसी और के साथ कंबाइन करने की जरूरत ही क्या है। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई 0, क्योंकि इसे 0 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये 0 ही इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये अपने आप में ही स्टेबल स्टेट में है, ठीक है। बात अगर करें लिथियम की तो है 2 1, देखो ध्यान से देखो, आउटर मोस्ट स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। आइडियली इस वाले L वाले शेल को फुल्ली फिल्ड होने के लिए कितने होने चाहिए थे, 8। अब 8 होने के लिए या तो लिथियम को 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, भाई 7 इलेक्ट्रॉन लेना कोई मामूली बात तो है नहीं, है ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने का ऑप्शन तो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि भाई लिथियम अपना ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन जो L में चला गया है वही तो सारा अड़ंगा कर रहा है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होता तब लिथियम के पास भी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते K शेल में, और वो स्टेबल होता, क्योंकि K का तो मैक्सिमम लिमिट 2 ही है। तो अगर किसी के पास K में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्टेबल स्टेट हो जाता। अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है। और उस केस में इसको सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन देना होता, यानी कि इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, लिथियम हमेशा सोचेगा कि मैं दूसरों के साथ कंबाइन करूं इस मोटिव से कि मैं इस 1 इलेक्ट्रॉन को दे दूंगा, करेक्ट। तो यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1, ठीक है। ये हो गई किसकी, लिथियम की वैलेंसी। अगर बात करें बेरिलियम की, तो बेरिलियम के बाहर वाले L शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन। यहां भी अगर इसे स्टेबल स्टेट पाना है, या तो इसे 6 इलेक्ट्रॉन लेके 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने पड़ेंगे L स्टेट में। 6 इलेक्ट्रॉन लेना अगेन टीडियस टास्क। दूसरा ऑप्शन है कि इस 2 इलेक्ट्रॉन को ये दे दे किसी को, तभी भी ये स्टेबल स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि तब इसके K में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो इसे लगेगा हाँ यार ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, तो यानी कि इसकी वैलेंसी हो गई 2। अगर बात करें बोरॉन की, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 को 8 बनाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे,
और 3 को 0 बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन देना एक तरफ, 5 इलेक्ट्रॉन लेना एक तरफ। कौन सा आसान है? 3 इलेक्ट्रॉन देना, यानी कि इसकी क्या हो गई वैलेंसी? 3। अगर बात करें हम कार्बन की, तो देखो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके पास कार्बन को क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन या तो लेना है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन देना है, मतलब दोनों ही केस में 4 की कहानी है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। अब देखना कहानी थोड़ी सी चेंज होगी, अब नाइट्रोजन की बारी है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, तो एक ऑप्शन है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 8 इलेक्ट्रॉन बना ले तो भी स्टेबल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि ये इन 5 इलेक्ट्रॉन को दे दे। तो दो ऑप्शन है, एक में 3 इलेक्ट्रॉन लेना है, दूसरे 5 इलेक्ट्रॉन देना है। 5 इलेक्ट्रॉन देना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो इस केस में नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या 5 हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। बात समझ में आई कैसे हम निकालते हैं वैलेंसी? वैलेंसी का मतलब है कि क्या उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कौन से आसान तरीके से ये दूसरों के साथ कंबाइन करना चाहेगा। तो नाइट्रोजन के लिए आसान तरीका क्या था? 3 इलेक्ट्रॉन लेना, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लेते ही ये 8 हो जाता, 2 8 हो जाता, जो कि एक स्टेबल स्टेट हो जाता, राइट। क्योंकि अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन देगा दैट इज मोर एनर्जी कंज्यूमिंग, राइट, तो ज्यादा डिफिकल्ट है, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी हुई 3। अब आप मुझे बताओ कि इसके केस में, ऑक्सीजन के केस में 2 6 है, अब ये इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 6 होगी? नहीं, क्योंकि ये इतने सारे 6 इलेक्ट्रॉन देगा क्यों, बल्कि ये 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ ले लेगा और स्टेबल हो जाएगा, यानी कि इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। ठीक है, क्लियर हो रहा है। उसी तरह 2 7 जिसका है उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेने से स्टेबल हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। जिसका ऑलरेडी 2 8 है, 2 8 कौन है? नियॉन, जो कि ऑलरेडी स्टेबल स्टेट में है, इसकी वैलेंसी वापस से हो जाएगी 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैलेंसी निकालते हैं एलिमेंट्स की। अब जब हमें पता चल ही गया है कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चलो कुछ कुछ और टर्म्स भी जान लेते हैं। तो यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे हम 2 नए टर्म्स, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने भी हैं एक एलिमेंट में, उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। इसे हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल Z। सो एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, दूसरी तरफ जब हम मास नंबर की बात करते हैं, व्हाट इज मास नंबर? सोचो, मास, एक एटम का मास किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पे डिपेंड करता है, क्योंकि एटम का मास कहाँ पे लोकेटेड होता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यानी कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर के लिए एक और टर्म भी यूज किया जाता है विच इज एटॉमिक मास। मास नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर A से। तो अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये दो ऐसी चीजें हैं जो एक एलिमेंट को डिटरमाइन करती है। अगर एटॉमिक नंबर पता है तो आप फटाक से बता सकते हो कि हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट को डिनोट करने का भी एक नोटेशन होता है, एक तरीका होता है। कैसे? उस एलिमेंट का सिंबल लिख डालो। ठीक है, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है दैट इज O। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, इसका मतलब इसके अंदर 8 प्रोटॉन्स हैं, तो इस 8 को हम लिखते हैं एज अ सबस्क्रिप्ट नीचे की तरफ, छोटा सा। ठीक है, और ऑक्सीजन का मास नंबर जो है दैट इज 16, तो इस मास नंबर को हम लिखते हैं एज अ सुपरस्क्रिप्ट ऊपर की तरफ। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डिनोट एन एलिमेंट। अब देखो सारे टॉपिक से कनेक्टेड है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर पढ़ लिया, तो चलो ये भी पढ़ लेते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, क्योंकि आइसोटोप्स जो है ना बड़े सिग्निफिकेंट चीजें होती हैं। क्यों सिग्निफिकेंट होती है वो अभी बताएंगे। आइसो मतलब सेम, क्या सेम? कोई भी ऐसे दो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर अलग हो, उन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स। जैसे लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, अब चूंकि हाइड्रोजन के ही 3 आइसोटोप्स हैं, यानी कि तीनों का एटॉमिक नंबर उतना ही होगा जितना हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है, विच इज 1। ठीक है, लेकिन इन तीनों का जो मास नंबर है वो अलग है, एक का है 1, एक का है 2, एक का है 3। मास नंबर अलग क्यों है?
एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तीनों में सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो तीनों में सेम नहीं है। तो इन तीनों आइसोटोप्स के नाम रख दिए गए हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। इसी तरह अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं C12 एंड C14। C12 C14 को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं एटॉमिक नंबर दोनों का 6 है, लेकिन मास नंबर एक का 12 है तो दूसरे का 14 है। किसी भी एलिमेंट का जो आइसोटोप होता है वो अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस होता है, मतलब उसमें किसी चीज की मिलावट नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम आइसोटोप्स को कंपेयर करें, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये तीनों आइसोटोप्स हैं, तो ये तीनों केमिकली तो सिमिलर होते हैं लेकिन फिजिकली दे आर नॉट द सेम, यानी कि इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। जैसा कि मैंने बताया आइसोटोप्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में इनके कई एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे कि यूरेनियम का आइसोटोप यूज होता है एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, और न्यूक्लियर रिएक्टर से ढेर सारी एनर्जी जनरेट होती है। अगर बात करें कोबाल्ट के आइसोटोप की, तो ये यूज होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, एंड कैंसर एज वी ऑल नो इज अ डेडली डिजीज। इतना ही नहीं, आयोडीन के आइसोटोप की अगर बात करें तो ये भी काम आता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। गॉइटर हम सभी ने पढ़ रखा है हमारे जूनियर क्लासेस में कि जब थायराइड ग्लैंड्स का बहुत ज्यादा एनलार्जमेंट हो जाता है, दैट लीड्स टू अ डिसऑर्डर कॉल्ड गॉइटर, और गॉइटर के ट्रीटमेंट में काम आता है आयोडीन का आइसोटोप। आइसोटोप्स के बाद अब बारी है आइसोबार की। आइसोबार यानी कि यहाँ पे भी आइसो है तो कुछ सेम है, लेकिन सेम क्या है, यहाँ पे कहानी बस पलट गई है, यानी कि यहाँ पर हम ऐसे एलिमेंट्स की बात करेंगे जिनके एटॉमिक नंबर अलग होंगे लेकिन मास नंबर सेम होंगे। क्या ऐसा भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, कैल्शियम और आर्गन। अब कैल्शियम दूसरा एलिमेंट है, आर्गन एक दूसरा एलिमेंट है, तो ऑफ कोर्स दोनों के एटॉमिक नंबर अलग हैं। अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो वहीं आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 ऑफ कोर्स, लेकिन दोनों के जो मास नंबर है वो दोनों के ही 40 है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग हैं, तभी तो एटॉमिक नंबर्स अलग हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी अलग अलग है, सच दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर है। तो कहानी कुछ वैसी है इन केस ऑफ आइसोबार्स। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो देखने में बहुत मजा आया होगा और कॉन्सेप्ट्स भी क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। बाय द वे, याद रखना कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप अपने सीनियर क्लासेस में फिर से पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन मच मोर डिटेल। तो इसीलिए मेक श्योर कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के फंडामेंटल्स आपके बिल्कुल मजबूत रहे। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स हुए हैं क्रिस्टल क्लियर तो कमेंट्स पे जरूर लिख के बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर, और मैं हमेशा की तरह लेकर आऊंगी एक और धमाकेदार वन शॉट वीडियो। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।